संगठन समय समय पर कार्यकर्ता की परख करता रहता है। जैसे आप लगातार संगठन में बने हैं कि दिनेश जी के संपर्क जो हैं सबसे सही रहते हैं और आप सबसे समन्वय बना के रखते हैं। लेकिन देखते हैं कि आजकल जो गौ माता की स्थिति है वो उतनी अच्छी या अनुकूल नहीं है। पीड़ादायक कष्टदायक समय जब होता है जो उनका अपने उनसे दूर चले जाते हैं। उनमें एक बात आई कि क्यों ना हमें एक समिति का गठन करना चाहिए, रखना चाहिए प्रशासन के सामने। आप राजनीति से भी जुड़े हैं और समाज सेवा से भी जुड़े हैं, तो इन दोनों के बीच में समन्वय आप किस प्रकार बिठाते हैं? मैं तो एक नाम मात्र एक सेवक हूँ। ये है कि राजनीति में सबसे जरूरी क्या है? पद, पैसा और प्रतिष्ठा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में, जिसमें हम श्योपुर के जो महत्वपूर्ण पर्सन होते हैं उनसे जानते हैं उनके विचार। तो आज हमारे साथ हैं आदरणीय दिनेश राज दुबोलिया जी। भाई साहब भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्यालय मंत्री के पद पर हैं, साथ ही आप रेड क्रॉस के जिला सचिव भी हैं। इसके अलावा शांति धाम सेवा समिति में आप जिला महामंत्री के पद पर भी हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, हार्दिक स्वागत भाई साहब हमारे इस पॉडकास्ट के सेशन में। धन्यवाद आपका नवल जी, आपने मुझे आपके ब्रॉडकास्ट में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब आपके बारे में जैसा कि हमने जाना देखा, तो आपको संगठन का बड़ा अनुभव है और आपको संगठन में माहिर माना जाता है कहीं ना कहीं कि संगठन में रणनीति में आपकी कुशलता है। तो जैसा कि आप ABVP से सारे संगठनों में जुड़े रहे, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र, राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ और इसको आप किस प्रकार देखते हैं? नवल जी, मैंने अपनी जीवन की जो राजनीति की शुरुआत है वो विद्यार्थी परिषद में शुरू की। मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा 99 में। विद्यार्थी परिषद में जुड़कर मैंने उत्कृष्ट विद्यालय के प्रमुख के रूप में मेरे को दायित्व मिला। हमारे उस समय के जिला संयोजक स्वर्गीय धर्मेंद्र मीणा जी हुआ करते थे। उन्होंने मुझे विद्यार्थी परिषद में जोड़ा और विद्यार्थी परिषद में मैं उसके बाद तहसील से संयोजक रहा, लगातार कार्य करता रहा। इसके पश्चात मैंने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में सुरेंद्र सिंह जी जाट जब जिले के अध्यक्ष बने, तब मैं जिले का मीडिया प्रभारी बना। उसके पश्चात मैं भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा बूथ होते हैं, वार्ड नंबर 10 में पहले वार्ड अध्यक्ष बना करते थे। लगातार मैं वार्ड अध्यक्ष के रूप में 2 बार रहा, बूथ अध्यक्ष रहा। बूथ अध्यक्ष के बाद मैं महावीर सिंह जी जब भाई साहब जिले के अध्यक्ष बने, तब इन्होंने मुझे सोशल मीडिया का IT का दायित्व दिया। तब मैं IT का काम मैंने शुरू किया। तब मैं IT संयोजक के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद मैं 2010 के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा का जिले का महामंत्री बनाया। मैं लगातार युवा मोर्चा में 2 बार जिला महामंत्री पद पर रहा। मैंने युवा मोर्चा में कार्य करने के बाद मुझे 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नगर अध्यक्ष के रूप में मुझे दायित्व दिया। नगर अध्यक्ष के बाद मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सामाजिक संगठनों में भी मैंने लगातार कार्य किया और शासकीय समितियों में मैंने काम किया। मैंने श्योपुर में अभी वर्तमान में मैं जिला रेड क्रॉस सचिव के पद पे हूँ। इसके अलावा मैंने जन भागीदारी सदस्य जो कॉलेज में हुआ करते हैं, PG कॉलेज में, उनका सदस्य भी मैं हूँ। दूरसंचार सलाहकार समिति का सदस्य मैं रहा। TV उन्नयन समिति में मैं सदस्य रहा। आत्मा की जो गवर्नर बॉडी होती है कृषि विभाग की, उसका मेंबर में रहा। श्रम विभाग में जो समिति होती है उसका सदस्य में रहा। लगातार मैंने शासकीय सेवाओं में भी कार्य किया। और जब भारतीय जनता पार्टी के जब 2009 में जब लोकसभा चुनाव थे, तब हमारे सबके नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब जब चुनाव लड़ने यहाँ आए, तब 2009 में मेरे को उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन का कार्य देखना है। तो निर्वाचन का कार्य 2009 में मैं जब से मैं कार्य कर रहा हूँ और लगातार निरंतर रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचन का कार्य होता है, जो बूथ प्रबंधन का कार्य होता है, वो मैं देख रहा हूँ। अभी भी जो शासकीय निर्वाचन की बैठकें होती है शासकीय, उसके लिए मुझे अभी अधिकृत कर रखा है पार्टी की ओर से। मैं लगातार इन कार्यों में मैंने अपना कार्य किया है। तो जैसा कि भाई साहब आपने बताया, आपको संगठन का लंबा अनुभव है और संगठन में आप निरंतर वर्षों से कार्य कर रहे हैं, अभी भी कार्यरत हैं। तो संगठन में इतने सालों के काम करने के बाद ऐसी कौन सी सीख आपको लगती है जो किताबों से नहीं मिलती, जो आपको संगठन से मिलती है? संगठन में शक्ति है और संगठन समय समय पर कार्यकर्ताओं की परख करता रहता है। हम सब कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और कार्यकर्ता समय समय पर संगठन क्षमताओं के आधार पर, योग्यताओं के आधार पर
कार्य देता है। संगठन ने मुझे भी अपनी योग्यताओं के आधार पर कार्य दिया है। जो सबसे बड़ी हमें सीख मिलती है वही मिलती है कि निष्ठा के साथ हमें कार्य करना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए और कार्य में अपने आप को झोंक देना चाहिए। ये सफलता का मुझे एक सीख मिली है कि संगठन में ही शक्ति है और संगठन के पे ही कार्य करना चाहिए। अनेक लोग संगठन से जुड़ना भी चाहते हैं और कई लोग पद की लालसा भी रखते हैं। एक कार्यकर्ता से लेकर बड़े पद तक पहुंचने में मेहनत, विचारधारा और संपर्क, आपके अनुसार इन सब में से सबसे अधिक भूमिका किसकी है? संपर्क और विचारधारा। जब तक हमारा संपर्क नहीं होगा तब तक हम राजनीति में कुछ नहीं कर पाएंगे। राजनीति में कहते हैं कि राजनीति जो जो नीचे जितना नीचे होता है वही उतना ऊपर होता है। राजनीति में जब तक हमारे पास बूथ पे हमारे पास लोग नहीं होंगे, जब तक हम बूथ पे कार्य करने का हमें अनुभव नहीं होगा, तब तक हम राजनीति में कुछ नहीं कर पाते। मैं हमारे युवा जो हमारे साथी राजनीति में आते हैं उन सबसे हमेशा कहता हूँ कि हमें कार्य करने के लिए सबसे पहले नीचे अपने बूथ पे काम करना चाहिए, बूथ की परिस्थितियाँ देखना चाहिए, बूथ की परिस्थितियों के हिसाब से हमें ढलना चाहिए। उससे ढल के हमें उस बूथ पे कार्य करने के बाद ही हमें आगे कार्य सीखना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि विचारधारा आपको मानना है विचारधारा एंड संपर्क मनुष्यों को सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नए युवा आना चाहिए। युवाओं में आजकल देखा गया है कि राजनीति में, संगठन में भी कार्य करते हैं और सोशल मीडिया का भी आजकल ज़माना है। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में संगठन और सोशल मीडिया की भूमिका को वर्तमान समय में आप किस प्रकार देखते हैं? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन पे हम हमारी बात बेबाक तरीके से रख सकते हैं, लेकिन मैं कई बार ये कहता हूँ कि हमें मर्यादित रूप में हमारी बात सोशल मीडिया पर रखना चाहिए। सोशल मीडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिला है जिससे हमें हमारा संगठन कार्य से लेके और सारे कार्यों को हम प्रोत्साहित करने का भी एक माध्यम है। हमें दोनों के साथ समन्वय बना के सत्ता, संगठन और सोशल मीडिया के साथ मिलकर समन्वय बनाना चाहिए। और आपको भाई साहब, जो ये राजनीति में आप आए, प्रेरणा मिली, कार्य करने की प्रेरणा, आप किस नेता को अपना आदर्श मानते हैं और किन से आप ये प्रेरणा लेते हैं? जब से हम राजनीति में आए तो हमने सबसे पहले यहाँ के नरेंद्र सिंह तोमर साहब को देखा है। नरेंद्र सिंह तोमर साहब को देख के ही हम लोगों ने राजनीति में आगे बढ़े हैं। उनकी जो कार्य करने की शैली है वो अलग और विपरीत शैली है। वो छोटे से छोटे विषय पे छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रख कर कार्य करते हैं। तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और मैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, उनसे प्रेरित होकर ही राजनीति में आगे बढ़ा हूँ। आपके बारे में यूँ कहा जाता है कि जैसे आप लगातार संगठन में बने कि दिनेश जी के संपर्क जो हैं सबसे सही रहते हैं और आप सबसे समन्वय बना के रखते हैं। चाहे कोई भी हो, आपका सबके साथ समन्वय रहता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे जो वरिष्ठ हैं वो सभी मुझे स्नेह करते हैं। मैं उनके साथ समन्वय के साथ कार्य करना, जब मैं नगर का अध्यक्ष था तो सभी के साथ मुझे बातचीत करके कार्य करना और सभी का मुझे स्नेह मिला, सभी के स्नेह के साथ मैं आगे बढ़ा। मैं ये मानता हूँ कि हमसे जो बड़े हैं, जब उन्हें हम सम्मान देंगे और जब हम उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में हम भी जब सीनियर होंगे तो जो हम बोएंगे वो हम पाएंगे। अगर हमने उन्हें सम्मान देंगे, हम उनके साथ सम्मान के उनके साथ बैठ के उनसे सीखेंगे, तो वरिष्ठों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे शहर में जितने हमारे वरिष्ठ हैं सबसे हमें सीखने के लिए मिलता है। तो मैं उनसे छोटी छोटी बातें सीख कर ही संगठन में कार्य करता हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि सभी का इसने मुझे प्राप्त होता है। अच्छा, आपके बारे में यूँ भी कहा जाता है कि आप रणनीति में बहुत कुशल हैं और संगठन की रणनीति बनाने में या अन्य प्रकार की रणनीति में आप में बहुत कुशलता आपके पास है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके बारे में ऐसी संगठन में कार्य करते हैं, मेरे को संगठन ही सर्वप्रिय है। मैं संगठन में कार्य करना चाहता हूँ, संगठन में अनुशासन के साथ रहना चाहता हूँ और संगठन में जो कार्य जो मिलता है उसे कार्य करने में ही, निष्ठा के साथ कार्य करने में ही अपनी रुचि समझता हूँ। जो संगठन ने जो काम दिया वो अपने लिए प्रमुखता का कार्य है। जो कार्य मिलता है उसे करना ही हमारा कर्तव्य है और मैं वही करता हूँ। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से नए युवाओं को, कार्यकर्ताओं को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सारे विषयों पर अपनी बात रखी। तो जैसा कि भाई साहब आपने राजनीति के बारे में युवाओं को किस प्रकार से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए,
इन सभी विषयों पर अपनी बात रखी और उन्हें समझाया भी सही कि आपको पहले बूथ स्तर पर कार्य करना चाहिए। इन सब विषय से हटकर अब मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जो हमारे राष्ट्र का पूरे राष्ट्रव्यापी मुद्दा है वो है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का। इसके लिए पूरे देश में एक आह्वान चल रहा है, जैसा कि आप भी गौ प्रेमी हैं और आपकी पार्टी को भी विशेष रूप से हिंदुत्व के लिए या उसकी विचारधारा से वो उस पर केंद्र आधारित है। तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के इस अभियान में आप इसको किस प्रकार देखते हैं, या आप इसमें क्या क्या योगदान अपना व्यक्तिगत रूप से करना चाहेंगे? कंवल जी, जैसा कि हम कहते हैं कि गौ माता में 84 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और इस दिशा में हमारी सरकारें भी काम कर रही है। अभी वर्तमान में मुझे भी हमारे गोपाल गौशाला में समिति में जुड़ने का मौका मिला। वहाँ के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश गुप्ता जी के नेतृत्व पर मुझे भी वहाँ कार्य करने का अवसर मिल रहा है। मैं भी वहाँ अपना जो छोटा मोटा योगदान होता है वो देता हूँ। वहाँ भी गौशाला में गौ माताओं की व्यवस्थाओं के लिए एक अलग ही समिति बनाकर वहाँ व्यवस्थाएं की जा रही है। आप जाइएगा, अभी वहाँ थोड़े दिन पूर्व और अब में काफ़ी सुधार हुए हैं। गौ माताओं के लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था करने के लिए पूरी समिति कार्य कर रही है। मुझे भी इसका मौका मिला है, तो और वहाँ लगातार लोग कार्य कर रहे हैं। और मेरा ही मानना है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा भाई साहब, आप शांतिधाम सेवा समिति में भी जिला महामंत्री के पद पर हैं, और इस पुनीत कार्य में जुड़ने का या इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इस समिति का कैसे गठन हुआ और ये समिति क्या क्या कार्य करती है, इसके बारे में आप लोगों को बताइए। क्योंकि आज जब हम शांतिधाम को देखते हैं हमें बड़ा हर्ष होता है कि हमारे क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य हुआ और आज वो बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे समिति का गठन हुआ और कैसे आप लोगों ने क्या क्या संघर्ष, क्या क्या कठिनाइयाँ आपको आई, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। नवल जी, 2016 की बात है। हमारे पड़ोस में ही एक हमारे रिश्तेदार थे, उनका देहांत हुआ और बहुत ही गर्मी का समय था। चूँकि श्योपुर नगर में एक ही शांतिधाम हुआ करता था, वो पुल दरवाजे पे था, और यहाँ वार्ड नंबर 10 से और वहाँ शांतिधाम में करीबन 2-2.5 किलोमीटर का फर्क था। जब हम यहाँ से दोपहर के समय उनको लेके जा रहे थे अंतिम यात्रा में, तो हमने देखा कि जो लोग नंगे पैर, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक रीति है कि हम सब यात्रा में नंगे पैर ही कंधा देते हैं, तो लोगों की मैंने कई पीड़ाएं समझी कि डंबर में जब जा रहे थे तब लोग वागों के पैर में छाले तक हो गए। मैं भी उसमें नंगे पैर मैंने भी दिया, हमारे और भी साथी थे उन लोगों ने दिया। उसके बाद हम जब रात को बैठे थे तो हमारे जो निवर्तमान पार्षद है बंटी भाई, वो हमारे वार्ड के सुरेश जी भाई साहब, ब्रह्मानंद जी मार साहब, ऐसे हमारे विष्णु जी, गौतम साहब, इस तरह से हम बैठे थे। तो बैठे बैठे ये भाव आया, उन्होंने कहा कि एक शांतिधाम इस क्षेत्र में भी होना चाहिए। हमने पार्षद थे, उसने पार्षद जी से कहा, तो उन्होंने कहा कि आप लोग प्रयास कर लो, तो हम चल के प्रयास कर लेंगे। तो हमारे सभी के मन में एक बात आई कि क्यों ना हमें एक समिति का गठन करना चाहिए, उस समिति के माध्यम से हमें एक बात अपनी रखना चाहिए प्रशासन के सामने। तो हमने उस समिति का गठन किया। उस समिति में हम लोगों ने 8-10 दिन लगातार बातें की, सभी लोगों से बात की। तो हमने छोटी छोटी बातें रखी, अपनी बातें रखी, तो लोग तैयार हुए, लोग जुड़ते गए। और जब जुड़े तो सभी लोगों ने बातचीत कर 20 जुलाई को हमने शांतिधाम समिति की चिंतारण मंदिर पर बैठक की। बैठक में करीबन 24-25 लोग आए। 24-25 लोग आए, तो हम लोगों ने सबके सामने हमारे विचार रखे, और विचार रखने के बाद हमने कहा कि इस तरह से ये एक समिति का हम गठन कर रहे हैं। और यहाँ एक शमशान है, पुराना शमशान था, वहाँ एक हेडपम्प लग रहा था और एक टिन शेड था, वो क्षीण हालत में था। हमने कहा कि इस लोगों को बातचीत रख के और इसको हमें प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहिए। तो ये तय हुआ कि हाँ, ये हमें करना चाहिए। उसी दिन हमने एक समिति का गठन किया। शिवनारायण नागर जी जो पूर्व बैंक मैनेजर हैं, वह इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए, और हमारे वकील साहब हैं चंद्रशेखर गुप्ता जी, वो महामंत्री बने। और जो हमारे वर्तमान के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय दानी जी,
वो उसके उपाध्यक्ष बने। इस तरह से 4-5 उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, मैं भी उसमें मंत्री बनाया गया। सभी लोगों का एक गठन करके हमने समिति का गठन किया और हम दूसरे तीसरे दिन सबसे पहले मिलने नगर पालिका अध्यक्ष तत्कालीन उस समय दौलतराम गुप्ता जी से उनसे मिलने गए। उनको हमने ज्ञापन दिया, एक आवेदन देके हमने कहा कि इस तरह से वहाँ है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी लोगों की इच्छा है तो ठीक है, लेकिन वहाँ बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह है और वहाँ विवादित जगह है, तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। हमने कहा हम सब लोग इस बात के लिए सहमत है कि वहाँ शांतिधाम बनना चाहिए और जो भी कठिनाई आएगी उन सब लोग, हम बाढ़ के लोग मिलके उसका समाधान कराएंगे। सभी लोगों से बात की और धीरे धीरे टुकड़ों में उसको कराते रहे। उसके पश्चात यहाँ हमारे तत्कालीन जो सांसद थे अनु मिश्रा जी, वो जब आए तो हमारी समिति के लोग उनसे आगे मिले तो उनसे हमने कहा कि यहाँ शांतिधाम नहीं है इस बाढ़ में और ये 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, सलापुरा से करीबन 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो हमें एक शांतिधाम की आवश्यकता है भाई साहब। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी निधि से यहाँ राशि देता हूँ। तो उन्होंने एक 5 लाख रुपए की राशि दी, तो उसमें एक होल और सड़क और एक चबूतरे का निर्माण उन्हें करवाया गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे नगर पालिका निधि से होल बनाया, टीन शेड किए, इस तरह से काम होते गए और शांतिधाम आज सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे जो तत्कालीन अभी अध्यक्ष हैं आदरणीय दानी जी, वो जब अध्यक्ष बने उसके बाद और व्यवस्थाओं में सुधार हुआ। शिवनारायण सागर जी और हमारी जो टीम है उन्होंने उस समय काम किया। धीरे धीरे काम करते करते हमने उस शांतिधाम में 100 करीबन पौधे लगाए। वहाँ कलेक्टर साहब भी होके आए और हमने अधिकारियों को भी बुलाया, उन्होंने भी देखा, व्यवस्था देखी, तो लगातार उसमें वो व्यवस्था करते रहे। आज हमारी समिति ने वहाँ सारी व्यवस्थाओं के रूप में लोगों को असुविधा ना हो इसके कारण कंडे लकड़ी की व्यवस्था की। वहाँ वाटर कूलर का निर्माण, वाटर कूलर लगवाया, वहाँ कुर्सियाँ लगवाई जन सहयोग से। अभी हाल ही में इसी भी मई के महीने में ही वहाँ गिरिराज गुप्ता जी जो हमारे वार्ड के, उन्होंने वहाँ वाटर कूलर लगवाया। किसी ने 4 कुर्सी दी, किसी ने 2 कुर्सी दी, किसी ने 8 कुर्सी दी। हमारे अध्यक्ष जी उन्होंने भी कुर्सियाँ लगवाई। तो इस तरह से जन सहयोग से एक कार्य हुआ। धीरे धीरे सब कुछ चलता गया। हमारी समिति में आज 40 लोग जुड़ गए हैं और 40 लोग जुड़ गए हैं तो 40 लोग जुड़ गए हैं। हमारा रहता है कि हर 7 दिन में हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं। उस समय बड़े बड़े टीले हुआ करते थे, तो वहाँ जैसे ही बुला के टीले कटवाए, उसको वहाँ समतल करवाया, पानी की बोर फेल हो गई तो हमारे पान किया। इन सब के लिए मैं जो हमारे सभी लोग हैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ कि उन लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था करके और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए एक सौगात दी। क्योंकि आप जानते हो कि इंसान के सबसे पीड़ादायक, कष्टदायक समय जब होता है जब उनसे दूर चले जाते हैं, लेकिन उनको जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक सुविधाएं मिलती है। वहाँ लोग बैठने की व्यवस्था है, लोगों के लिए चाय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तो एक उनको हम सुविधा देने का कार्य करते हैं। आज जब उसको देखा जाता है तो वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, जैसा तो एक अपने उपवन जैसा बना दिया है और बहुत अच्छा कार्य है ये। आगे समिति के क्या क्या उद्देश्य हैं और समिति आगे क्या क्या कार्यों की ओर देख रही है? समिति लगातार कार्य कर रही है। अभी हमने समिति के माध्यम से हमारे जो उसके पहले जो कलेक्टर थे अर्पित वर्मा साहब और हमारे जो सांसद है वर्तमान से मंगल जी, उनको और हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनको एक आवेदन दिया है कि वहाँ हमारे इस पाली रोड क्षेत्र में कहीं भी नहान, जो नदी का जो नहान होता है उसका करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम देखते हैं कि कई पेड़ के नीचे, कहीं आंगनवाड़ी केंद्र के पास, वहाँ ही नदी के नहान की कार्य करते हैं। तो हमने उनसे कहा है कि नगर पालिका की ज़मीन पानी टंकी के नीचे है तो वहाँ एक होल बना दिया जाए, उस होल में पार्टीशन करके महिला पुरुष का 2 पार्टीशन करके कर दिया जाए, पानी टंकी लगा दिया जाए, तो वहाँ लोगों को सुविधा मिल सके। इसके उसी उद्देश्य से हमारी समिति कार्य कर रही है। हम फिर अभी सांसद जी जब आएंगे तब फिर हमारी समिति के माध्यम से उनसे मिलेंगे। हम चाहते हैं कि लोगों को इसका लाभ मिले। जी बिल्कुल भाई साहब, आपकी समिति निरंतर कार्य करती रहे और लोगों की सेवा में से लगी रहे। शांतिधाम सेवा समिति के अलावा आप जन भागीदारी समिति में भी हैं, तो जन भागीदारी समिति जो कॉलेज में कार्य करती है वो किस प्रकार कार्य करती है और जन भागीदारी समिति के माध्यम से आपने कॉलेज में क्या क्या कार्य किए? क्योंकि मैं तो एक सदस्य के रूप में वहाँ कार्य कर रहा हूँ। वहाँ के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्रीमान मनोज सर्राफ जी, एक विजन है उनका, विजन एक पॉजिटिव विजन के साथ वो कार्य करते हैं और खुद भी एक अच्छे आर्किटेक्ट हैं वो, और उन्होंने लगातार अपना समय हमारे साथियों के साथ दिया है। क्योंकि कॉलेज में आप भी पढ़े हैं, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ और 4 वर्षों के पूर्व जो कॉलेज था और आज कॉलेज में काफ़ी सुधार हुए हैं।
हमारा जो मूल जो उद्देश्य था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, कॉलेज में जो सुख सुविधाएं उनका करना, उनको विस्तार कराना। कई बच्चों के लिए हमने सुख सुविधा युक्त वहाँ स्मार्ट क्लास बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी वहाँ बहुत सालों से फोटो स्टोन नहीं थे, गड्ढे पड़ गए थे बहुत बड़े बड़े, तो अभी हमने हमारी समिति ने मिलकर वहाँ ऊपर नीचे सभी कमरों में फोटो स्टोन का कार्य कराया है, रोड का कार्य कराया है, लाइटें लगवाई, क्योंकि रात को और सुबह के टाइम वहाँ बहुत लोग घूमने जाते हैं, उसके लिए रहते हैं। बच्चों के लिए अभी चेंजिंग रूम का काम चल रहा है, पीछे एक स्टेज बनवाई है अभी, और वहाँ के जो लाइट फिटिंग नहीं थी पहले लाइट फिटिंग करवाई। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की बात थी, स्मार्ट क्लास कही, मीटिंग हॉल का निर्माण करवाना, सरस्वती प्रतिमा के आसपास वहाँ रेलिंग लगवाना, बहुत सारे कार्य जो हैं वो कार्य करने के काम हमारे जनभागीदारी ने किया है, और जनभागीदारी पॉजिटिव रूप से और भी कार्य कर रही है। जनभागीदारी समिति के अलावा आप रेड क्रॉस के जिला सचिव भी हैं, तो अभी आपको सिर्फ जिला सचिव बने 6-7 महीने हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है और देखने को भी मिल रहा है कि जब से आप जिला सचिव बने हैं तब से रेड क्रॉस में एक नई ऊर्जा का प्रभाव हुआ है। रेड क्रॉस निरंतर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की स्पीड से रेड क्रॉस अब कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले हम और हमारे दर्शक सब ये जानना चाहते हैं कि रेड क्रॉस संस्था क्या है और ये किस प्रकार गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करती है, और आप जब से बने तो आपके बनने के बाद आपने इसमें क्या क्या कार्य किए। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापी संगठन है, समाज सेवा का कार्य है, मानव पीड़ित के लिए कार्य करने का कार्य रेड क्रॉस करती है। यहाँ जो हमारे पीड़ित लोग होते हैं, रोगी होते हैं, जिन्हें ब्लड से जुड़े लोग हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग हैं, उन लोगों के लिए कार्य करती है, समाज सेवा का कार्य करती है। आज रेड क्रॉस एक सामाजिक संगठन ऐसा है कि चाहे बाढ़ हो, चाहे कोई आपदा है, तो आपको रेड क्रॉस के साथी जरूर कोई न कोई सेवा कार्य करते मिलेंगे। मैं तो अभी कुछ ही दिन पूर्व इसमें जुड़ने के बाद हमने लगातार हमारी सबसे पहले तो हमारे इस चीज़ को समझने के बाद हमने हमारी टीम का गठन किया, नई टीम गठन हुई, नई टीम गठित होकर कलेक्टर साहब के निर्देशन में, क्योंकि चूँकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कलेक्टर होते हैं, प्रदेश में जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल महोदय होते हैं, और जो राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं वहाँ राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं, और उनके निर्देशन में हम कार्य कर रहे हैं। लगातार हमने कार्य करने का काम किया है। हमारे आदिवासी अंचलों वहाँ भी हमने काम करने का काम किया है। हमारी जो टीम है वो टीम लगातार कार्य कर रही है, और जो आज आप कह रहे हो कि इसमें नई ऊर्जा हुई है, तो नई ऊर्जा देने का जो कार्य किया है वो सब टीम ने किया है, टीम का ये वर्क है। हमारे नए चेयरमैन अमित सूद जी हैं, उपाध्यक्ष हमारे जुगल जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष हमारे राजेंद्र जी हैं, हमारे प्रबंध समिति के सभी सम्मान्य सदस्य हैं, हमारे जो प्रदेश के प्रतिनिधि सक्सेना साहब हैं, और हमारी युवा टीम जो जुड़ी है वो युवा टीम है। सभी टीम लगातार कार्य कर रही है, जो काम हमें मिलता है वो कार्य कर रही है। हमने अभी इसी 6-7 महीने में 4 रक्तदान शिविर किए, आदिवासी अंचल में रक्तदान शिविर किया कराल में जाके, और हमारे रेड क्रॉस का जो सप्ताह होता है उसमें भी कार्य किया है। हमारी जो रेड क्रॉस की जो टीम है, युवक एवं जूनियर रेड क्रॉस दोनों, हमारा ऐसा विजन है कि हम युवक रेड क्रॉस को तो जल्दी ही शुरू कर रहे हैं, जूनियर रेड क्रॉस तक ये कार्य पहुँचे, इसके लिए भी पूरी टीम प्रयास कर रही है, और पूरी टीम चाहती है कि रेड क्रॉस का कार्य हो। रेड क्रॉस एक मानव सेवा का कार्य है, उसके लिए हम कार्य करते हैं। आगे रेड क्रॉस के क्या क्या कार्यक्रम हैं जो आप भविष्य में करने वाले हैं, और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इस मानव सेवा के कार्य से जुड़ना चाहता है या रेड क्रॉस से जुड़ना चाहता है, उसकी क्या प्रक्रिया है? रेड क्रॉस में जुड़ने के लिए एक समान प्रक्रिया है, एक आवेदन इसका रहता है, उस आवेदन को भरना है। आवेदन भरने के बाद इसके आजीवन जो फीस होती है वो 1000 रुपये होती है। उसको हम बैंक के माध्यम से भी डाल सकते हैं, या रसीद के माध्यम से भी कोषाध्यक्ष जी या हमारे कलेक्ट्रेट में हमारे नाजिर साहब हैं उनके माध्यम से या मेरे माध्यम से रसीद कटाकर, और हम इसमें सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने के बाद कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं कि वो काम करेगा, जो सदस्य बन गया वो सब काम कर सकते हैं, और सबको कार्य करना चाहिए। आज आप भी अभी नवीन सदस्य बने, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, मैंने देखा कि आप भी लगातार रेड क्रॉस में सक्रिय हैं। सक्रियता से जो कार्य करते हैं वो कार्य करना चाहिए। जैसा कि भाई साहब आप रेड क्रॉस में भी कार्य किया है जन भागीदारी में, इसके अलावा कोई और ऐसी संस्था जिसमें आप कार्यरत रहे, जिसमें आपने कार्य किया हो? हाँ, बहुत सारी संस्थाएं। खाटू धाम सेवा समिति में भी आपने कार्य किया था। हाँ, खाटू श्याम सेवा समिति एक हमारे आदरणीय रिंकू भाई साहब हैं, विकास जी हैं,
और भी बहुत सारे हमारे साथीगण हैं जिन्होंने एक उनका विजन था कि एक भव्य मंदिर बाबा का ही होना चाहिए। बाबा के भव्य मंदिर बनाने के लिए सभी लोगों ने प्रयास किया, लगातार उसके लिए प्रयास किया। आज कलाना रोड पे एक भव्य मंदिर बनने की ओर अग्रसर है। आज आप 11 पे जाते हैं या अन्य दिन जाएं तो बहुत ही भक्तों की वहाँ बहुत भीड़ सुंदर होती है मंदिर बना। और एक अच्छा भव्य मंदिर श्योपुर को मिलने जा रहा है। प्रशासन के सहयोग से और सभी के सहयोग से हम वहाँ कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य है। मैं तो एक नाम मात्र एक सेवक हूँ वहाँ, बाकी सब लोग वहाँ कार्य करते हैं। जैसा कि आप राजनीति से भी जुड़े हैं और समाज सेवा से भी जुड़े हैं, तो इन दोनों के बीच में समन्वय आप किस प्रकार बिठाते हैं? समन्वय तो राजनीति भी सेवा का माध्यम है और समाज सेवा भी सेवा का माध्यम है। जब हम राजनीति और समाज सेवा में जब सेवा के माध्यम अपना लेते हैं तो दोनों में समन्वय अपने आप हो जाता है। रही बात इसकी तो बहुत सारे हितों को हमारे त्यागना पड़ता है। जब हमारे स्वयं के हितों को हम त्यागेंगे तो दोनों में समन्वय हमारे बन जाएगा। और जैसा कि भाई साहब आप अनेक समितियों में तो हैं, लेकिन कुछ सरकारी समिति भी हैं जैसे रेड क्रॉस वगैरह है, और कुछ जो है सामाजिक समितियां भी हैं। देखा गया है कि इन सामाजिक सेवा की जो समितियां होती हैं, इनमें सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? लोगों का सहयोग मिलना, या फिर संसाधन जुटाना, या फिर प्रशासन से तालमेल? और एक मेरा साथी में एक क्वेश्चन और ये भी है, आज के समय में सामाजिक संस्थाओं को राजनीति से दूर रहकर कार्य करना चाहिए या जनप्रतिनिधि या प्रशासन से मिलकर कार्य करना चाहिए? पहले प्रश्न का जवाब यह है कि हमें जनप्रतिनिधि, प्रशासन और सामाजिक और हमारे गणमान्य लोग, इन सभी के समन्वय से ही हम संस्था का काम कर सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि हमें, मेरा प्रश्न था कि समाज सेवा में जो आप कार्य करते हो समिति में, इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? जैसे लोगों का सहयोग मिलना, या फिर संसाधन आप किस प्रकार जुटाते हैं? क्योंकि सरकारी समितियों में तो लोगों का सहयोग तो सरकार से अनुदान मिलता है। अगर आपने खाटू आपका, श्याम जी का मंदिर निर्माण किया या शिवधाम सेवा समिति में आप रहे, तो मेरा मानना यह है किस प्रकार कि आपने आपका उद्देश्य अगर अच्छा है और अगर आपने अच्छे उद्देश्य से किसी से अगर मदद मांगते हैं तो आपको मदद मिलती है। उद्देश्य लोग देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के साथ एक कार्य हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। हम सब लोगों का, हम शुरू से कहते हैं कि ईश्वरीय कार्य हमारा राष्ट्रभक्ति है, प्रेरणा। जब हम ईश्वरीय कार्य के साथ कार्य करते हैं तो सब कुछ हमारा सही होता है। दूसरा एक और उसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि एक और संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप उसके वो भी रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो उसके बारे में आपके क्या विचार और कैसे उससे राष्ट्र की कार्य करने की प्रेरणा आपको मिली, या उससे आपको क्या समझते हैं? ये हमारा मातृ संगठन है, ये हमारा विचार परिवार है। हम विचार के साथ कार्य करते हैं। वहाँ हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। वहाँ हमें अनुशासन सीखना चाहिए। हमें आज हम जो हैं वो सब RSS संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण ही है। संघ हमारी आत्मा है और हमारे आत्मा में संघ बसा हुआ है। क्योंकि अगर संघ की हमें अगर संस्कार और संघ की हमें अगर अनुशासन हम नहीं सीखते तो हम आज समाज सेवा में काम नहीं कर पाते। समाज सेवा का कार्य सीखना है तो हमें RSS से बहुत कुछ सीखना चाहिए। किस तरह से त्याग और तपस्या की अगर सीखना है तो हमें अनुशासन के साथ रहना सीखना है तो हमें RSS से सीखना चाहिए। वो हमारा मातृ संगठन है, हमारे प्राण है। कई सारी संस्थाएं बनती हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक अपना प्रभाव नहीं बना रख पाती। आप अनेक संस्थाओं में हैं, अनेक प्रभावी संस्थाएं भी हैं, तो जो सामाजिक संस्थाएं और भी चल रही हैं, जो और लोग जुड़े हुए हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार संस्था का संचालन किया जाए या उसमें कार्य करना चाहिए कि वो अपना प्रभाव निरंतर समय तक अच्छे कार्य में बना पाएँ? किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी काम है समन्वय और टीम। अगर हमें किसी संस्था को चलाना है, किसी संगठन को चलाना है, तो सबसे पहले हमें समन्वय अच्छा रखना होगा। जब तक आपका समन्वय नहीं होगा, आपके पास अच्छी टीम नहीं होगी, तो आप उस संस्था में कोई कार्य नहीं कर पाओगे। और मैंने पहले भी कहा है कि ईश्वरीय कार्य है। ईश्वरीय कार्य को करने के लिए हमें, संगठन को कार्य करने के लिए हमें कहीं ना कहीं समन्वय की से साथ ही काम करना पड़ेगा। और अगर आपके पास अच्छी टीम है और टीम की भावना के साथ अगर हम काम करेंगे तो कोई भी संस्था है वो अच्छे से कार्य करेगी। जैसा कि भाई साहब आप ये सेवा के कार्य करते रहते हैं और सेवा से जुड़े कार्यों की सारी संस्थाओं के माध्यम से भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा हैं,
तो हमारा ये दायित्व भी बनता है कि चाहे रेड क्रॉस हो, चाहे अन्य जो संगठन है, उसमें हम अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ें और उनके अंदर सेवा का भाव बढ़ाने के लिए और युवाओं को जोड़ने के लिए क्या क्या निरंतर हमें प्रयास करने चाहिए, और युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा तो सभी हमारे युवाओं साथियों से अनुरोध है कि आप सभी लोग समाज सेवा से जुड़ें। हम जब समाज सेवा से जुड़ेंगे तो हमारे अंदर त्याग की भावना भी आएगी, और जब हमारे अंदर त्याग की भावना आएगी तो वो हम समाज सेवा भी कर पाएंगे और आगे संगठन में कार्य भी कर पाएंगे। तो आप सब लोगों को जुड़ना चाहिए। जब अच्छे युवा अगर संगठन में या समाज में या सामाजिक कार्य में नहीं जुड़ते हैं, तो जिस संगठन और जिस समाज कार्य में अगर युवा जुड़ जाता है तो वो संगठन अपने आप आगे बढ़ता है। हम मेरे युवाओं से कहना है कि हमें पॉजिटिव कार्य के साथ, पॉजिटिव मानसिकता के साथ उस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा कार्य अगर युवा करते हैं, युवाओं की अगर भागीदारी इसमें बढ़ती है तो निश्चित ही वह संगठन वो जो अपना समाज संस्था है वो अच्छी चलेगी। इसलिए युवाओं को आना चाहिए और पॉजिटिव कार्य के साथ इस कार्य को करना चाहिए। तो भाई साहब ने अपनी बात हमारे बीच रखी और हमें कैसे संगठन में कार्य करना है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नए कार्यकर्ताओं को क्या सीख लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी संगठन के हों। साथ ही अनेक संस्थाओं में भाई साहब जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता चला, किस प्रकार हम जुड़ सकते हैं और सेवा का भाव हमें किस प्रकार रखना चाहिए, चाहे वो गौ माता की सेवा हो या अन्य किसी पशु पक्षी या प्राणी की सेवा हो। तो भाई साहब अब हमारा जो लास्ट सेगमेंट आता है वो है रैपिड फायर का। इसमें आपको थोड़ा क्विकली आंसर करना है विद इन 5 and 10 सेकेंड, और आपको बताना है कि आपको क्या लगता है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये है कि राजनीति में सबसे जरूरी क्या है, पद, पैसा या प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठा। एक सफल नेता बनने के लिए ज़्यादा जरूरी क्या है, जनता का विश्वास या संगठन का समर्थन? दोनों। एक अच्छा नेता, एक समर्पित कार्यकर्ता? समर्पित कार्यकर्ता। संगठन में ज़्यादा जरूरी क्या है, अनुशासन या लोकप्रियता? अनुशासन। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या पहले अनुभव लेना चाहिए? पहले अनुभव लेना चाहिए। राजनीति में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, विचारधारा या सत्ता? विचारधारा। सत्ता तो आती है और चली जाती है, विचारधारा बनी रहती है। सोशल मीडिया ने राजनीति को मजबूत किया या दिखावे को बढ़ाया? मजबूत किया है। तो ये थे हमारे साथ हमारे आज के मेहमान आदरणीय दिनेश राज दुबोलिया, और भाई साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि वो किस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, लेकिन अपना जो सेवा का निरंतर भाव है उसे वो नहीं छोड़ते और उसे ही अपना राजनीतिक में उसको जोड़कर अपना जीवन पूरा जो है राजनीति के साथ सेवा में समन्वय करके, जैसे वो अपने जीवन में समन्वय रखते हैं उसी प्रकार वो भाई साहब पूरे नेताओं से भी समन्वय रखते हैं और सबके चहीते बने रहते हैं। और आपसे यही उम्मीद है भाई साहब कि आप आगे भी हमें ऐसे निरंतर समय देते रहेंगे, और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी।